पुतिन के हाथ में ये नोट देख रहे हो, इसमें इंडियन फ्लैग के साथ साथ हमारे ताजमहल की भी फोटो प्रिंटेड है। ये एक बैंक नोट है जो कजान में हुए 16th ब्रिक्स समिट में रशिया ने लॉन्च किया और उसके बाद से पूरे दुनिया में कंट्रोवर्सी छिड़ गई। यूएस का मानना है कि इंडिया बाकी के ब्रिक्स नेशंस के साथ मिलकर डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है, यूएस डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट दिखाया। बैंक नोट के सामने वाले हिस्से पर ब्रिक्स के संस्थापक देश के झंडे देखे जा सकते हैं। Russia, India, China, Brazil getting together and sharing currency. That's not going to happen. He asked BRICS nations to ditch the Western banking order. BRICS countries have accelerated the development of an independent international payment system to adopt an alternative to the dollar for international payments. Can the BRICS countries challenge the dominance of the U.S. dollar? Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. और अब तक पोटेंशियली 14 ऐसे देश हैं जो यूएस की इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए डॉलर के बदले इस ब्रिक्स करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, इस चीज से यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्पेशली इंडिया को लेकर, क्योंकि इसके सिर्फ 6 महीने पहले ही स्पेसिफिकली इंडिया ने एक ऐसी चीज भी जमा करनी शुरू कर दी थी जो यूएस के नजरों में एक संगीन अपराध है। जून 2024 यूएस की प्रोमिनेंट थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल ने इंडिया को एक्सपोज करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2017 के बाद से अचानक से ढेर सारा सोना जमा कर रही है और 2024 में तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर था। बेसिकली 2023 के बाद 2024 में सिर्फ एक साल के समय में आरबीआई का गोल्ड परचेस 4 गुना बढ़ गया था। नाउ दिस इज प्रिटी ह्यूज। मे बी हम जैसे सिविलियंस के लिए ये सुनने में नॉर्मल सी बात लगे, बट यूएस के नजरों में ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसकी सजा हमसे पहले लिबिया भुगत चुका है। मुझे बताओ 2011 में यूएस ने लिबिया को इन्वेड क्यों किया था? क्योंकि वहां का डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी लोगों पर जुल्म कर रहा था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा था, राइट? हमने तो यही सुना है। This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. अब चलो सच्चाई सुनते हैं। हिलरी क्लिंटन के लीक्ड ईमेल से यह पता चला कि गद्दाफी ने लिबिया में करीब 150 टन सोना और उतना ही चांदी जमा कर लिया था, जिससे वो सारे अफ्रीकन देशों को लेकर एक नई सेंट्रल करेंसी बनाना चाह रहा था, लिबियन दिनार। अब अगर ऐसा होता तो जाहिर है इससे डॉलर का वर्चस्व कहीं ना कहीं कम होने लग जाता। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में डी डॉलराइजेशन कहते हैं और यह बात यूएस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए फिर यूएस ने नेटो पावर्स के साथ मिलकर गद्दाफी को जान से मार डाला और उसकी सत्ता पलट करवा दी। Today, I authorize the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. पर इस पावर पॉलिटिक्स में लिबियन जनता रास्ते पर आ गई। नेटो फोर्सेस ने जैसे ही गद्दाफी को हटाया, देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। 3,25,000 लोग एक झटके में गरीब हो गए। इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा। Food supplies in Libya are running out. The country only has about 45 to 60 days of food supplies left. बेसिक चीजों के दाम 50% से बढ़ गए। मेडिकल क्राइसिस आ गया। इनफैक्ट पूरे देश में सिर्फ एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बचा हुआ था, ऐसी हालत हो गई थी। और ऊपर से नेटो फोर्सेस कई आम सिविलियंस पर गलती से एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे, तो कोलैटरल डैमेज तो हो ही जाता है ना। NATO has said technical failure was behind its destruction on Sunday of a residential building in Libya's capital, where officials said 9 civilians were killed. ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर चारों तरफ बर्बादी। सेम हुआ इराक में भी। दुनिया के सामने तो यूएस ने बता दिया कि हमने इराक पर इसीलिए हमला किया क्योंकि हमें शक था कि सद्दाम हुसैन ने अपने देश में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा कर रखा हुआ है। For more than a decade, the United States and other nations have pursued patient and honorable efforts
to disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all its weapons of mass destruction. मतलब वही ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्लासिक रीजन दिया। We will tear down the apparatus of terror and we will help you to build a new Iraq. लेकिन यहां पर भी सच्चाई कुछ और थी। पेट्रो डॉलर वॉरफेयर करके एक बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इस इन्वेजन से बस 3 महीने पहले ही सद्दाम हुसैन ने यह फैसला लिया था कि अब वो डॉलर को बंद करके यूरोज में तेल बेचना शुरू कर देंगे। अब बिलीव नहीं करोगे, इसके सिर्फ 3 महीने बाद यूएस ने इराक को इन्वेड कर दिया। United States and our allies have prevailed. नेटो फोर्सेस ने ऐसे हमले किए कि कुछ ही दिनों में पूरे देश की काया पलट हो गई। 40 लाख बच्चे यूएस इन्वेजन की वजह से अनाथ हो गए। ऑयल रिच इराक का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया और आज तक वहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाई है। तभी तो इराक आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का गढ़ बना हुआ है। सो क्लियर है बॉस, इस मामले में यूएस की पॉलिसी एकदम सिंपल है, नो नॉनसेंस टॉलरेटेड। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. बट फिर इंडिया आखिर क्यों यूएस जैसे एक सुपर पावर से लड़ने निकल पड़ा है? क्या आज का ये नया भारत भी गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे ही ख्वाब देख रहा है, अपने हम्बल इंडियन रुपी को डॉलर के जैसे एक ग्लोबल करेंसी बनाने का? और क्या ये प्रैक्टिकल भी है? क्या वाकई में कभी हमारी करेंसी डॉलर को टक्कर दे सकती है? वेल, 2 मिनट के लिए अभी की ये सारी भसड़ को बाजू में रखते हैं और अभी के लिए बस सिर्फ इस नोट को देखो। 1950s में ऑलमोस्ट पूरे मिडिल ईस्ट में कोई दिनार या दिराम नहीं, बल्कि यही रुपया चलता था। गल्फ नेशंस की खुद की कोई करेंसी नहीं थी, वो ट्रेडिंग के लिए हमारा इंडियन रुपी ही इस्तेमाल करते थे। उस दौर में रुपी एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल करेंसी थी जो इतने देशों में इस्तेमाल होती थी और हम जल्द ही डॉलर की तरह पूरे दुनिया की एक रिजर्व करेंसी बनने वाले थे कि 1960 में एक हादसा हो गया। बट उस हादसे को डिस्कस करने से पहले एक बात तो बिल्कुल पक्की है, अगर इंडिया को सच में अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर पर कम करना है तो एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की जरूरत है। और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का फाउंडेशन क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसीलिए इंडिया अब लग चुका है एक मिशन पर टू एग्रेसिवली बिल्ड रोड्स, ब्रिजेस, स्मार्ट सिटीज एंड रेसिडेंसेस एंड इवन कमर्शियल बिल्डिंग्स। लेकिन इतने बड़े स्केल और एफिशिएंसी के लिए बिजनेसेस को मॉडर्न टूल्स की जरूरत है, जैसे उडू का कंस्ट्रक्शन ऐप। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनीज के लिए वेंडर्स, इन्वेंट्री, कोटेशंस, प्रोजेक्ट मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होता है। इनफैक्ट आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज का सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसको ओवरकम करने और सर्वाइव करने के लिए नई मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आई नो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के सामने ये चैलेंज होता है कि वो एक रिलायबल मैनेजमेंट टेक को कैसे चुने। वेल, मैं बताता हूं। इंडस्ट्री में उडू को 12 मिलियन ट्रस्टेड कस्टमर्स आज भी चुनते हैं क्योंकि उडू बनाता है आपका बिजनेस इजी। इसमें कई सारे एप्स अवेलेबल है, बीट फॉर सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनवॉइसिंग एटसेट्रा, जिन्हें आप एक ही जगह पर यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और कमिंग बैक टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उडू आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देता है विद क्यूरेटेड एप्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। सिर्फ जाइए udu.com पर, क्लिक ऑन द इंडस्ट्री टैब एंड आपकी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आप उडू के 15 दिन का फ्री ट्रायल के लिए साइन अप कर सकते हो और आराम से उडू के सारे फीचर्स और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। उडू में न्यू क्लाइंट्स की ईमेल्स ऑटोमेटिकली लीड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्लाइंट उनके ऑफिस स्पेस की रेनोवेशन के लिए कोटेशन मांग रहा है। चलिए यहां जल्दी से कोटेशन बनाते हैं। कोटेशन टेम्पलेट से एक ऑफिस रेनोवेशन टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, जिससे सिर्फ एक क्लिक में आपकी प्री डिफाइंड सर्विसेज और मटेरियल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक, सीमेंट, लेबर आर एटसेट्रा। प्रोडक्ट कैटलॉग यूज करना भी बहुत फास्ट है। मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज में से डोर्स में जाके प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं 3 स्लाइडिंग डोर्स, 2 डबल डोर्स और 5 सिंगल डोर्स ऐड कर रहा हूं। रेनोवेशन इंडस्ट्री में मोस्टली कोटेशंस ऐसे दिखते हैं, पर उडू से हम इसको और बेहतर कर सकते हैं कोट बिल्डर का यूज करके। चलिए अपना प्री मेड हेडर, प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, फुटर ऐड करते हैं और बस ऐसे ही हमारा अमेजिंग कोट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हम अब कोटेशन व्हाट्सएप से या एक क्लिक में ईमेल से भी भेज सकते हैं एंड डन। ये कस्टमर को कुछ ऐसा दिखेगा और जैसे ही कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को ई साइन करता है, ये ऑर्डर अपने आप ही कंफर्म हो जाता है। इसके बाद रिनोवेशन प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है।
हमारे रिनोवेशन प्रोजेक्ट से टॉप बार के थ्रू सारे ऑपरेशंस में नेविगेट करना इजी है। मेरे पास टास्क, मटेरियल की परचेसेस, सेंट्रल वेयरहाउस से मटेरियल्स की रिक्वेस्ट, डैशबोर्ड्स और बहुत कुछ, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्प्लॉय के टाइम शीट्स और इवन इनवॉइसेस भी है। पहले हम आर्किटेक्ट से मिलेंगे जिसने ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट प्लान आउट किया है, और एट द सेम टाइम हम इसे प्रोजेक्ट में भी अपडेट कर लेंगे, और ये वो इवन अपने मोबाइल से भी कर सकता है। मैं कस्टमाइजेबल टॉप बार में डॉक्यूमेंट्स बटन भी ऐड करूंगा। इस तरह सारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स मैं सिर्फ एक क्लिक में एक्सेस कर सकता हूं। चलिए अब टीम के टास्क प्लान करते हैं। सो चार्ट से हम ग्रैंड चार्ट पे जाते हैं, जो टास्क चाहिए वो चूज करते हैं और उडू ऑटोमेटिकली उन्हें स्केड्यूल कर देता है। इस व्यू को भी इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए हम टॉप बार में ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यह भी जानना है कि मेरे कौन से एम्प्लॉय ने कितना टाइम इस प्रोजेक्ट पर स्पेंड किया, तो वो मैं यहां टाइम शीट से भी देख सकता हूं। अब चलिए हमारे परचेज ऑर्डर्स को चेक करते हैं। हमारे रिनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए जो भी परचेसेस हम करवाने वाले हैं वो सभी मैं यहीं से ट्रैक कर सकता हूं। अच्छा, अब ये देखो, जो प्लाईवुड हमने ऑर्डर किया था वो आज ही आ जाएगा। इसी तरह जब न्यू मटेरियल्स जॉब साइट पर आते हैं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर उडू के बारकोड ऐप से प्रोडक्ट्स की रिसीट इजीली वैलिडेट कर सकता है। अब अगर मेरे साइट इंजीनियर्स का भी वर्किंग डे या शिफ्ट प्लान करना है, तो वो भी हम सिंपली प्लानिंग व्यू से कुछ ही फ्यू क्लिक्स में कर सकते हैं, जैसे रेनोवेशन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी, टाइम शीट, प्लानिंग और इनवॉइसिंग सब कुछ मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड का यूज कर सकते हैं। अब है इनवॉइसिंग की बारी, तो उसमें जितना टाइम लगा और जितना भी मटेरियल लगा उसका इनवॉइस हम कस्टमर को यहीं से भेजते हैं, और बस 2 क्लिक्स में हो गया। दैट वाज इट। आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस का परफेक्ट सीमलेस मैनेजमेंट के लिए यहां पर बहुत कुछ है, जो आप उडू के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फोकस सॉल्यूशंस पर चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अब वापस से लौट आते हैं हमारे टॉपिक रुपीस के डाइवर्सिफिकेशन पर। क्योंकि 1950s से 60s में रुपी मिडिल ईस्ट पर हेवीली डिपेंडेंट था, इसीलिए 1960s के एक हादसे की वजह से हमारा रुपी एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनते बनते रह गया। देखो, ब्रिटिश राज से ही गल्फ कंट्रीज इंडियन रुपीस ही यूज करते आ रहे थे, क्योंकि ये भी ब्रिटिश कॉलोनीज ही थे। इसके बाद 1950s तक आजादी मिलने के बाद इन्होंने अपनी करेंसी छापने के बजाय भारत की करेंसी को यूज करना जारी रखा। लेकिन 1950s में एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रुपी इंडिया और गल्फ की एक कॉमन करेंसी थी, इसीलिए तब भारत में गोल्ड स्मगलिंग एकदम से बूम कर गया था। सो इसे रोकने के लिए 1959 में आरबीआई ने एक स्पेशल गल्फ रुपी इंट्रोड्यूस किया। ये पिंक कलर का Z1 सीरीज नोट सिर्फ गल्फ देशों में ही वैलिड था। इसके अलावा क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए तब हज के लिए जाने वाले इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी हज रुपी इशू होता था, जो वहां वो सऊदी रियाल से इजीली एक्सचेंज करवा सकते थे। बट 1960s के बाद से मानो जैसे रुपी को किसी की नजर लगने लग गई। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर और 1966 का द इनफेमस बिहार ड्रॉट, ये सारी घटनाएं हुई। भारत के लिए एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती गई। हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, हमारे इंपोर्ट्स एकदम से बढ़ गए थे। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चला गया था, इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, देश में गरीबी अपने पीक पर थी, देश में एक इमरजेंसी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ चुका था, और इसका पूरा बोझ उठाना पड़ा हमारे इंडियन रुपी को। इसे डील करने के लिए इंडिया ने रुपी की वैल्यू ऑल टाइम लो 57% से डी वैल्यू कर दी, जिससे हमारा करेंसी 4 रुपए पर डॉलर से 7.50 रुपीस पर डॉलर हो गया। अब इससे जाहिर है गल्फ कंट्रीज एकदम से घबरा गए। उनको लगा कि अगर रुपी की वैल्यू और गिरी तो उनकी जीडीपी भी क्रैश कर जाएगी, और इसीलिए फिर 1966 में ही इन सभी ने इंडियन रुपी को छोड़कर अपनी खुद की करेंसीज बना ली मजबूरी में। The Indian rupee was devalued on June 6, 1966, causing the rest of the Gulf countries to create their own currencies. इसके रिस्पॉन्स में फिर आरबीआई को भी गल्फ और हज रुपी को छापना बंद करना पड़ गया, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन रुपी एक ग्लोबल करेंसी बनते बनते रह गई। हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि आगे चल के इन्हीं गल्फ कंट्रीज में ही तो तेल की खोज हुई, जिसके बाद से इनकी किस्मत पलट गई। अब सोचो, अगर इंडियन रुपी इनकी करेंसी तभी भी होती तो रुपए की वैल्यू आज कितनी ज्यादा होती। जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, जो कुवैत पहले रुपी यूज किया करता था, आज उसके करेंसी की वैल्यू, उसके एक दिनार की वैल्यू 1 KWD = 3.25 डॉलर्स। सिमिलर वैल्यू ओमान और बहरीन की करेंसी की भी है। बट एनीवे, ऑल दिस इज द पास्ट। आज हम सब जानते हैं कि ग्लोबली ट्रेड में 96% US डॉलर यूज होता है,
जो कि एक्चुअली में हर एक कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, स्पेशली क्योंकि यूएस अपने इस पावर, अपने इस इन्फ्लुएंस को दूसरे देशों पर अब्यूज करना बहुत अच्छे से जानता है। Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you. Will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. यूएस की हिस्ट्री रही है अपने डॉलर की मोनोपोली के बल पर देशों को ब्लैकमेल करने की। Any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. जनवरी 2019 यूएस ने वेनेजुएला पर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में यूएस डॉलर इस्तेमाल करने से बैन कर दिया। रीजन, वेनेजुएला में निकोलस माडुरो ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीतकर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, लेकिन यूएस ऑपोजिशन लीडर जुआन ग्वाइडो को लेजिटिमेट समझता था। तो अब सैंक्शंस का मतलब तो यह हुआ कि वेनेजुएला किसी भी देश से डॉलर्स में डील नहीं कर सकता था। वेनेजुएला ग्लोबली एकदम से आइसोलेट हो गया और इसीलिए सैंक्शंस लगते ही इस देश की बर्बादी शुरू हो गई। वेनेजुएला जो कंट्री कंप्लीटली ऑयल डिपेंडेंट है, सैंक्शंस के बाद उनका ऑयल सेल्स 37% से गिर गया। इससे देश की हालत ऐसी हो गई कि वेनेजुएला की 89% जनता एक झटके में गरीब हो गई। There is a crisis here. Millions of people have fled Venezuela as the country crumbles. El sueldo mensual no alcanza para una caja de cornflakes. महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि एक महीने भर की सैलरी में बस एक हॉट डॉग नसीब हो रहा था। जनता दुकानें लूटने पर आ गई थी और औरतें बाल बेचकर पैसे कमा रही थी। वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार की कीमत तो रद्दी से भी कम हो चुकी थी। रास्तों पर लोग नोटों के बैग्स बनाकर बेचने लग गए थे। What did you make this out of? ¿De qué lo hiciste? From bills, from money. सोचो, सिर्फ एक सैंक्शन की वजह से 20 लाख वेनेजुएलन्स मजबूर हो गए थे अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में बसने के लिए, और यही यूएस की फितरत है। 2019 में सीरिया पर भी सैंक्शंस लगाने के बाद उनकी करेंसी सीरियन पाउंड की भी कीमत 3000 रुपए पर डॉलर हो गई। यानी वही वेनेजुएला की तरह यहां पर भी लोग अपने करेंसी के सिगरेट और टिश्यू बॉक्स बनाकर उसे यूज कर रहे थे। 2022 रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर यूएस ने रशिया सेंट्रल बैंक रिजर्व से $300 बिलियन फ्रीज कर दिए थे। इनफैक्ट यूएस ने तो सभी ओपेक नेशन से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, जिसमें यूएस उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके बदले में ये सभी देशों को मजबूरन अपना ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही बेचना है। यूएस की डॉलर हेजेमनी काफी स्ट्रांग है और इसीलिए आज यूएस टेक्निकली किसी भी देश को एक पपेट की तरह मैनिपुलेट कर सकता है, सिर्फ उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर। Economic sanctions against Venezuela. It's also threatening neighboring Iraq with economic sanctions. U.S. sanctions on Tehran. U.S. slapping new sanctions against members of the Russian elite today. The U.S. will increase sanctions on Iran. पर अब इस बैंक नोट को देखकर ऐसा लग रहा है कि यूएस की इस दादागिरी का जवाब देने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स खड़ी हो चुकी है। इसमें टोटल 9 देश है जिनकी जीडीपी पूरे दुनिया की जीडीपी का 37% होल्ड करती है और इन्हीं देशों में पूरी दुनिया की 45% आबादी रहती है। तो अभी रिसेंटली 2024 के ही ब्रिक्स समिट में मेंबर्स ने ये प्रपोज्ड ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस की। अब इसका स्पेशल फीचर ये है कि आमतौर पर किसी भी करेंसी की वैल्यू डॉलर से तोली जाती है, क्योंकि आज दुनिया के 96% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डॉलर्स का ही यूज होता है और इसीलिए ही अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक्स भी डॉलर्स को होल्ड करती है। पर ये जो ब्रिक्स करेंसी होगी वो डॉलर से नहीं बल्कि 40% गोल्ड और 60% मेंबर कंट्रीज के करेंसी वैल्यू से बैक्ड होगी। तो इससे होगा ये कि यूएस जो किसी भी देश पर उठ के डॉलर सैंक्शंस लगा देता है उसका कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स मेंबर्स बिना डॉलर्स का इस्तेमाल किए भी आपस में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और अब तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को एग्रेसिवली बढ़ाते हुए दिख रहा है। 2025 तक इंडिया दुनिया में 8th रैंक पर पहुंच चुका है। 2 साल पहले हम 9th रैंक पर थे। आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व्स इकट्ठा करना तेजी से शुरू किया तो इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गोल्ड बायर बन गया, 2017 में भी और पिछले साल भी। सो इससे एजम्पशन ये लगाया जा रहा है कि इंडिया ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि जितना ज्यादा गोल्ड हमारे पास होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी करेंसी होगी ब्रिक्स सिस्टम में। अब मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एनालिसिस में, ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी जरूर हो सकती है,
क्योंकि इसके अलावा भी इंडिया दूसरे देशों को जो लोन्स दे रहा है उसमें भी एक कंसिडरेबल इंक्रीमेंट दिख रहा है। देखो, अगर आप चाइना की करेंसी युआन को स्टडी करोगे तो 2014 के बाद से युआन की वैल्यू डॉलर्स के अगेंस्ट तेजी से बढ़ रही है, और साथ में चाइना का जीडीपी पर कैपिटा और एक्सपोर्ट्स भी, क्योंकि 2013 में चाइना ने BRI प्रोजेक्ट शुरू किया, दूसरे देशों को लोन्स बांटना शुरू किया, जिससे फिर उन देशों में युआन की वैल्यू बढ़ गई। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी वही स्ट्रैटेजी सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। 2017 के बाद भारत ने अचानक से लोन्स और ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 2025 में ही अब तक हमने 5,600 करोड़ के लोन्स दे दिए, और ये सिर्फ एशिया तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरेशिया और सेंट्रल एशिया तक लोन्स और ग्रांट्स पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात, इंडिया ने एक देश मॉरिशस को पहली बार रुपीस में तक लोन दिया। Now this might also be a strategy for increasing rupees dominance, क्योंकि इससे होगा ये कि जितने ज्यादा देश अपने फाइनेंसेस के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट होंगे, उतना ही रुपी की डिमांड बढ़ेगी और रुपी स्ट्रांग होते जाएगा। अब चलो, ये सब तो भी थोड़े इनडायरेक्ट तरीके हैं रुपीस को डॉलर की तुलना में पावरफुल बनाने के, लेकिन जुलाई 2022 को इंडिया ने डॉलर के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमने डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया रुपी ट्रेड सेटलमेंट अलाउ करेगा। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद रशिया, इजराइल, यूके, न्यूजीलैंड जैसे 18 देशों ने इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले, और इनके अलावा और भी 22 देशों ने इंडिया में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने का इंटरेस्ट दिखाया। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब इन देशों की बैंक्स इंडिया में अकाउंट्स ओपन करती है, जिससे इंडियन ट्रेडर्स बिना डॉलर्स यूज किए रुपीस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, पहले क्या होता था, एक इंडियन ट्रेडर को समझो रशिया से $1 मिलियन का गुड इंपोर्ट करना हो तो उसे सबसे पहले एक्सचेंज रेट देखना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक USD 86 रुपीज है, तो उसे बैंक में जाकर 8 करोड़ 60 लाख को कन्वर्ट करके $1 मिलियन मिलते थे। अब हाँ, इसमें एक्सचेंज रेट बढ़ने पर उससे ज्यादा अमाउंट भी भरना पड़ सकता है। इसके ऊपर उसे बैंक को 1% ट्रांजैक्शन फीस भी जमा करना पड़ता था, जो इस केस में 8,60,000 रुपए होगा। पर अब रुपी ट्रेड सेटलमेंट होने से ये सब अननेसेसरी कॉस्ट खत्म, ना एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क, ना ही एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस। सो इससे इंडियन ट्रेडर्स के लाखों रुपए बचेंगे और पोटेंशियली रुपी की डिमांड भी बढ़ेगी। सो दिखने में तो ये डेफिनेटली लग रहा है कि हम ये जो भी स्टेप्स ले रहे हैं इससे इंडियन रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और नतीजन US डॉलर्स की वैल्यू घट सकती है, यानी कि डी-डॉलराइजेशन हो सकता है। पर जानते हो यहां पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर मीडिया में उल्टा ये कह रहे हैं कि वो ये सब रुपी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, बट इंडिया कभी भी डी-डॉलराइजेशन करना नहीं चाहता। नाउ ये बात अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो ऑफ कोर्स काफी लॉजिकल जरूर लगती है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी हमने शुरू में देखा कि जो डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज करते हैं उनका US क्या हाल करता है। अब US के बाद अगर किसी की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो है चाइना की। सो अगर इंडिया और बाकी ब्रिक्स नेशंस जो कदम उठा रहे हैं उससे डॉलर की वैल्यू कम होगी, तो तब युआन एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। और चाइना के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं ये तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। Rare video of a border clash between Indian and Chinese troops has gone viral on social media. So अब सोचो ये सब बसड़ के बीच अगर चाइनीज युआन एक ग्लोबल करेंसी बन जाए, अगर चाइना के पास वो अल्टीमेट सुपर पावर आ जाए जो आज US के पास है, तो तब चाइना अपने पावर्स का इंडिया पर कितना मिसयूज कर सकता है। और इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इंडिया का हार्डकोर फोकस डी-डॉलराइजेशन की तरफ होगा, एटलीस्ट जब तक रुपीस की वैल्यू एज अ ग्लोबल करेंसी स्ट्रांग और स्टेबल नहीं हो जाती। और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो इंडिया का फोकस सिर्फ एक करेंसी को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग को स्ट्रेंथन करना है। इनफैक्ट अगर हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी की बुक द इंडिया वे का फर्स्ट चैप्टर भी देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है टू एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीएश्योर रशिया एंड ब्रिंग जापान इनटू प्ले। मतलब सीधा सा फंडा है, इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन रख रहा है जिसमें सबके साथ मिलकर हमें खुद को भी एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना है। भारत का मकसद सिर्फ एक करेंसी को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि एक नया इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट करना है। हाँ, डी-डॉलराइजेशन इसका एक जरिया, एक रास्ता जरूर हो सकता है,
लेकिन हमारी असली मंजिल है एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया जहां पर इंडिया को भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर जैसे देखा जाए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? इस मुद्दे पर अपने ओपिनियन को और अपने एनालिसिस को नीचे कमेंट्स में शेयर करना। मैं जानना चाहता हूं आपके व्यूज क्या है। और अगर आपको इसी तरह के पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस पसंद आते हैं तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि किस तरह यूरोप की इकोनॉमी गिर रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, बट इसके बावजूद सरप्राइजिंगली यूरोपियंस का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहां पर लेफ्ट पर क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो पर आप चले जाओगे। आई हाईली रिकमेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।